नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खासतौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर गहराई से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एनसीईआरटी का कोई भी विषय लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहाँ आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वह क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। यदि आपको कोई डाउट रहता है फिर भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ कि मेरा मकसद आपको याद करवाना नहीं है। ठीक है, अगर याद करवाना मेरा मकसद होता तो मैं आपको एक बार लाइन पढ़ के और कहता कि स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना। मेरा मकसद है आपको क्वेश्चन आंसर समझाना कि आपको एक बार फिर रिवाइज करें। रिवाइज न करेंगे तो भी आपको कुछ न कुछ ज़रूर याद रहेगा भी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त कौन थे भी। तो पहले हमें इसी को समझते हैं कि गुप्त आखिर थे कौन भी। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि गुप्त क्या थे, भारत का एक महान राजवंश था। क्या था, एक भारत का एक महान राजवंश था जिसने उत्तर भारत में आपकी तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक भारत के एक बड़े भाग पर शासन किया था। क्या था, एक शक्तिशाली राजवंश था ये भी। ठीक है, जिसने तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक क्या किया, भारत के अधिकतर भाग पर क्या किया था, शासन किया था। अधिकतर भाग भी कौन सा, जो उत्तर भारत था ना, उस पर इन्होंने शासन किया था भी। चीज क्लियर समझ में आ गई। गुप्त के बारे में कोई डाउट? हाँ, कि क्या है कि इंट्रोडक्शन किसी व्यक्ति का भी अलग अलग प्रकार से होता है भी। ठीक है, जैसे आपका इंट्रोडक्शन है, आप कितनी प्रकार से दे सकते हैं। यदि आप स्कूल में हैं तो आप कह देंगे कि मैं 10वीं क्लास का अध्यापक हूँ। ठीक है, यदि आप छात्र तो आप कह देंगे मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। जब घर पर होंगे तो आप कहेंगे, मैं अपने पापा का नाम लेंगे, मैं इसका बेटा हूँ। यदि आप गांव से बाहर गए हैं तो आप अपने गांव का नाम ले देंगे कि मैं इस गांव का हूँ। स्टेट से बाहर गए तो आप कह देंगे मैं इस स्टेट का हूँ, राज्य का हूँ। तो एक व्यक्ति का परिचय या फिर किसी भी आपका समाज है, राजवंश, उसका कई प्रकार से परिचय हो सकता है। तो कई अध्यापकों ने यह भी लिखवा दिया होगा कि गुप्त कौन थे। गुप्त क्या थे, कुषाणों के सामंत थे भी। क्या थे, सामंत थे। किसके, कुषाणों के भी। देखो, कुषाणों के क्या थे, सामंत। सामंत ये मान लीजिए कि उनके राज्य में क्या थे, अधिकारी थे भी। क्या थे, अधिकारी थे। बाद में धीरे धीरे क्या किया, इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया और ये भारत के शक्तिशाली राजवंश बन गया और इन्होंने अधिकतर भारत पर शासन किया। कहाँ, आपका तीसरी से छठी शताब्दी के बीच में भी। ये चीज क्लियर। तो आप सिंपल सी लाइन याद रखिए। अगर ये याद रख सकते हैं तो याद रखिए भी, कुषाणों के क्या थे, वो सामंत थे। आप ये याद रखिए, वरना आप ये याद जरूर रखें कि गुप्त एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने तीसरी से छठी शताब्दी ईस्वी तक भारत के बड़े भाग पर शासन किया। ये क्लियर भी। फिर आपसे पूछा है, गुप्त काल को कभी कभी भारतीय इतिहास में उत्कृष्ट युग भी, उसने कहा कि उत्कृष्ट होता है शानदार, स्वर्णिम युग भी बोलते हैं भी। ठीक है, कभी उत्कृष्ट आप ढूंढते रह जाओ और अगला दे दे स्वर्णिम भी। मतलब सबसे शानदार युग क्यों कहा जाता है, जिसको क्लासिकल एज भी कहा जाता है भी। तो उसने कहा कि उनके, अब बताइए, किसी भी कोई भी शासक राज कर रहा है, उसके शासनकाल को यदि बढ़िया कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, तो जरूर उसके शासनकाल में विकास किया होगा। अब विकास किस चीज में होगा, वो आपका कला में, क्षेत्र में, वास्तुकला में, साहित्य में, हर प्रकार से विकास करेगा ना, तब उसको क्या कहा जाएगा, स्वर्णिम काल कहा जाएगा। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो गया आपका, उसके शासनकाल में कला, साहित्य, विज्ञान, गणित और वास्तुकला का अद्भुत विकास हुआ था भी। इसी कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का उत्कृष्ट युग कहा जाता है अभी। तो बस हो गया आपको। गुप्त कौन थे, गुप्त आपके क्या थे, भारतीय एक शक्तिशाली भारतीय राजवंश था या फिर भारत के शक्तिशाली राजवंश था जिसने तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक अधिकतर भारत पर क्या किया था या फिर भारत के एक बड़े भाग पर शासन किया था। स्वर्णिम युग को कहा जाता है, उत्कृष्ट युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में आपका वास्तुकला में, साहित्य में, कला में, विज्ञान में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई थी, बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। चीज़ें क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी, और जिनको याद हो गया है वो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देवे। इस समय में भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों में क्या हो रहा था भी। देखिए, इसने वैसे तो बताया नहीं कि अलग अलग जगह क्या हो रहा था। इन्होंने तीन राजवंशों का सिर्फ जिक्र दिया था कि जब ये गुप्त आपका शासन कर रहे थे, उस टाइम तीन अन्य राजवंश भी थे, वो अपने शासन को बढ़ा रहे थे।
वो भी क्या रहे थे, अपने शासन को बढ़ा रहे थे, और वो भी क्या कर रहे थे, अपने राज्य में विकास कर रहे थे। वो तीन शासकों के नाम आपको याद करने हैं, तीन राजवंशों कौन कौन से थे, और उनकी जगह भी आप याद कर लेना भी, ताकि आपको एमसीक्यूज अगर पूछेगा ना, एमसीक्यूज भी इन्हीं में से पूछेगा भी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, गुप्त साम्राज्य के समय भारत के अन्य भागों में भी कई शक्तिशाली उभर रहे थे। अब देखिए, पूरे भारत पर तो, भारतीय उपमहाद्वीप पर तो इनका राज नहीं था गुप्तों का। गुप्तों का भारत के एक बड़े भाग पे राज था, खासकर उत्तर भारत में भी। किसमें? उत्तर भारत में। अब दक्षिण भारत बच गया आपका, पूर्व भारत बच गया। इनकी देखते हैं भी। दक्षिण भारत में कौन थे? पल्लव थे भी। दक्षिण भारत में कौन सा था आपका? पल्लव राज कर रहे थे। मध्य भारत में वाकाटक। मध्य भारत में कौन? वाकाटक राज कर रहे थे। और पूर्वोत्तर में कामरूप जैसे राज्य समृद्धि और शक्ति प्राप्त कर रहे थे, मतलब वो अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे थे भी। ये राज्य अपने अपने क्षेत्रों में संस्कृति और प्रशासन को विकसित कर रहे थे, मतलब ये भी अपने राज्य को विकास कर रहे थे, अपने राज्य का विकास कर रहे थे। तीन राज्य आपको बताएं भी। तीन राज्य यदि मैप के माध्यम से आप याद करेंगे ना, तो ये आपका मैप हो गया इंडिया का, भारतीय उपमहाद्वीप का। ठीक है, इस प्रकार से ये एरिया भी आ जाता है। तो सबसे पहले बात को बताया कि दक्षिण में कौन था भी। दक्षिण में आपके ये तमिलनाडु वाला एरिया नहीं, यहाँ पे, यहाँ थे आपके पल्लव भी। कौन थे? पल्लव। पूर्वोत्तर में कौन थे? जहाँ असम है भी, आज का क्या है आपका असम है, यहाँ पे कौन थे आपके? यहाँ पे थे कामरूप भी। कौन थे आपके? कामरूप। कामरूप ये जगह का नाम है भी, एक राज्य है आपका कामरूप उस समय का। ठीक है। और मध्य भारत में कौन थे? ये आपके वाकाटक। कौन थे? वाकाटक राज्य कर रहे थे, और ये सभी राज्य अपनी शक्तियां बढ़ा रहे थे। आप कहेंगे फिर ये गुप्त कहाँ थे? ये जो गुप्त थे ना, यहाँ से लेके आपका ये वाला एरिया, ये सारा, ये किसका था? गुप्तों का था लगभग लगभग। तो आप समझ गए, ये आपका कामरूप हो गया पूर्वोत्तर में, पूर्व दिशा में। मध्य में वाकाटक हो गया, और यहाँ पे आपका पल्लव हो गया। तीन आपको जिक्र दिए हुए हैं, तीन ही आपको याद करने। ये भी इसी दौरान क्या, अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगे हुए थे। सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं। इस काल के कुछ महान व्यक्ति कौन थे? आज भी उनके बारे में प्रचलित कथाएं क्यों महत्वपूर्ण है भी? उस काल में जो महान व्यक्ति थे भी, राजाओं के बारे में नहीं पूछा, विद्वानों के बारे में पूछा है भी। उस समय विद्वान कौन कौन थे भी? तो विद्वान हमने कई बार पता कर लिया, खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय था ना, उसके दरबार में भी। तो ये कौन थे आपके? आर्यभट्ट भी। कौन थे? आर्यभट्ट थे। वराहमिहिर और कालिदास जैसे प्रमुख थे, उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान और साहित्य में मूल्य योगदान दिया भी। आर्यभट्ट ने किसने दिया? गणित में भी। वराहमिहिर ने खगोल विज्ञान में, और कालिदास ने साहित्य में मूल्य योगदान दिया। उनकी कथाएं हमें ज्ञान, रचनात्मक और भारतीय संस्कृति की महान परंपरा से परिचित कराती, इसलिए हम आज उनसे संबंधित ग्रंथ और उनका साहित्य पढ़ते हैं भी। ठीक है, क्योंकि हमें भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है, उनका ज्ञान हमें आज भी शिक्षाएं देता। आपको ये बातें लिखनी भी। मेनली आपसे यही पूछ सकता है कि आर्यभट्ट किससे संबंधित थे। आपको पता है ना, कालिदास, वराहमिहिर, आर्यभट्ट की जब मैंने लाइन लाइन पढ़ा था, तो उसमें एक दो बुक पढ़ी थी कि उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी। इनसे आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लाइन टू लाइन एक बार अध्याय को जरूर पढ़ लें भी। ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। आप कहेंगे स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते, इसका ले लिया, ऊपर वाले का और ले लीजिए भी। अब आपके ये भी, कल्पना कीजिए कि आपको गुप्त साम्राज्य में रहने वाले किसी व्यक्ति से एक पत्र मिला है। पत्र का आरंभ इस प्रकार होता है: पाटलिपुत्र से अभिवादन भी। यहाँ का जीवन सुख में और उत्साह से भरा, कल ही मैंने देखा। गुप्त साम्राज्य के जीवन का वर्णन करते हुए एक संक्षिप्त लेख लिखना। ये कहता है कि आपका कोई दोस्त, आप चले गए भूतकाल में भी, जहाँ गुप्त वंश का शासन है, और वहाँ आपका कोई दोस्त रहता है, और उस दोस्त ने आपको क्या है, एक लेटर लिखी, एक चिट्ठी लिखी हुई, एक मैसेज किया। ये मान लीजिए आपको पत्र समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उन्होंने क्या किया, आपको एक मैसेज लिखा, और पत्र यहाँ से है भी स्टार्ट होता है। और इस आगे इस पत्र को आपने कंप्लीट करना है, जो अध्याय में पढ़ा है ना, मतलब बताना है गुप्त साम्राज्य कैसा है अभी। तो ये पत्र हम कंप्लीट कर देते हैं अभी। पाटलिपुत्र से अभिवादन, यहाँ का जीवन सुखमय और उत्साह से भरा है भी। कल ही मैंने देखा, क्या देखा? नगर के विशाल बाजार में दूर दूर से व्यापारी रेशम, मसाले और हाथीदांत से बहुमूल्य रत्न बेच रहे थे। तो उसने वो बता रहा है अपने दोस्त को, आपको बता रहा है आपका दोस्त, कि मैंने यहाँ देखा कि यहाँ के बाजार में विदेशी व्यापारी आए हुए हैं। विदेशी व्यापारियों के बारे में बता दिया। सड़कों पर लोगों की चहल पहल देखते ही बनती, यहाँ के भवन भवन है वो भव्य है, सड़कें स्वस्थ और वातावरण अत्यंत आरामदायक है। आपको मतलब एक खुशहाल शहर के तौर पर बताना पाटलिपुत्र को भी। ठीक है। हमारे सम्राट प्रजावत्सल है। प्रजावत्सल मतलब प्रजा का ध्यान रखते हैं, प्रजा का ख्याल रखते हैं। ठीक है।
राज्य में शांति और सुरक्षा है। विद्वानों, कलाकारों, वैज्ञानिकों को विशेष सम्मान दिया जाता है। आर्यभट्ट और कालिदास जैसे महान विद्वान हमारे युग की शोभा है। सचमुच गुप्त साम्राज्य की समृद्धि, ज्ञान और संस्कृति का अद्भुत केंद्र। मतलब उस आपको जो राज्य है, गुप्त प्रशासन है, उसकी भी बढ़ाई करनी। जो भी चीज आप लिख सकते हैं इसमें, उनकी बढ़ाई के बारे में भी, उनकी प्रशंसा आपको करनी भी, किसी प्रकार से कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आप रट्टाफिकेशन करेंगे, आपको सिर्फ वो बताना है भी कि बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, लोग बड़े धनाढ्य हैं, भवन बहुत अच्छे हैं आपके, राजा बहुत बढ़िया है, लोगों को दान देता है, ठीक है, सभी का ध्यान रखता है, ठीक है, कोई आपका अत्याचार नहीं करता। इस प्रकार से आप 5-10 बातें इसमें लिख सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। किस गुप्तकालीन शासक को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज में जाता है भी। ठीक है, और एक था आपका नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये आप याद रखना क्वेश्चन भी, ठीक है। और यहाँ पे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। 1 नंबर में आ सकता है अभी, क्योंकि 1 नंबर का और कोई क्वेश्चन बनता है नहीं इस लेसन से। एक तो यही बनेगा आपका, और एक बचेगा भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वीणा आपका कौन बजाता था? समुद्रगुप्त बजाता था। ठीक है, ये आप लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। शांति काल सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, साहित्य तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास में लाने में सहायक होते भी। अब देखो इसने क्या कहा, शांति काल भी। क्वेश्चन को समझेंगे तभी समझ में आएगा भी। शांति काल भी, शांति काल का मतलब क्या होता है? जिस टाइम राज्य में शांति होती है भी, ठीक है। इसने कहा अगर शांति होगी ना, उस राज्य में क्या होगा? सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, साहित्य, विकास व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास लाने में सहायक होता है भी। ये चीज है ना शांति काल, ये इन सब चीजों को बढ़ाने में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है भी। गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। और ये तो बिल्कुल पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या। इसने कहा कि अगर राजा, शांति नहीं होगी राज्य में, युद्ध लड़ता रहेगा राज्य, अत्याचार होते रहेंगे, आक्रमण विदेशी होते रहेंगे, किसी प्रकार का स्थिर शासन नहीं होगा, तो क्या राज्य इन चीजों की ओर ध्यान दे पाएगा राजा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, उसको तो युद्ध लड़ने से फुर्सत नहीं मिलेगी। ठीक है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। लेकिन राज्य जब स्थिर हो जाता है, उसे किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती कि अब कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, मैं ही राजा रहूंगा लंबे समय तक, या फिर मेरे आने वाले संतानें वो राजा रहेंगी, तब वो इन चीजों की ओर ध्यान देगा भी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब राजा थे भी आपके गुप्त वंश से पहले, तो लंबा शासन किसने किया था? आप कहेंगे सर लंबा शासन तो सिर्फ किया था अशोक और मौर्य वंश वाले शासकों ने भी। जो आपका अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने थोड़ा सा लंबा शासन किया था। उसके बाद तो कोई 5-5, 10-10 साल था। क्या वो खास काम कर पाए? बिल्कुल भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास स्थिर शासन नहीं था। और उसके बाद में स्थिर शासन किसने किया? इन्होंने किया अभी, गुप्त वंश, लगभग 300 सालों तक भी। तब वही आपको बताना है अभी। गुप्त काल में लंबे समय तक शांति और स्थिरता बनी रही, इससे व्यापार और अर्थव्यवस्था का विकास हुआ भी। आपको पता है गुप्त काल को तो स्वर्णिम काल कहा जाता है, सबसे बढ़िया काल कहा जाता है, क्लासिकल युग कहा जाता है। तो इसने क्या किया कि आपका व्यापार, कृषि और अर्थव्यवस्था में विकास हुआ। इसी समृद्धि के कारण साहित्य, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी अभूतपूर्व उन्नति की। कालिदास, आर्यभट्ट और ब्राह्मीर जैसे महान विद्वानों ने इस युग को गौरवशाली बनाया। बस वही बात लिखनी है कि ये लंबे समय तक इन्होंने, इनका शासन स्थिर रहा। लगभग 300 सालों तक इन्होंने क्या किया? शासन किया। इसी कारण किया इन्होंने हर क्षेत्र में भी, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो साहित्य का हो, चाहे आपका कला का हो, चाहे आपका वो भवनों का हो, हर क्षेत्र में इन्होंने विकास किया। सिर्फ किसके कारण? स्थिरता के कारण भी। अगर स्थिरता नहीं होगी, शासन में शांति नहीं होगी, तो चीजें विकास नहीं हो पाएगा। चाहे वो कोई देश लगा लीजिए आप, जिस देश में लगातार युद्ध चलते रहेंगे, या फिर कोई घर लगा लीजिए जिस घर में लगातार लड़ाइयाँ चलती रहेगी, वो घर भी आपका विकास नहीं करेगा। क्या आप पढ़ सकते हैं ऐसे माहौल में कि आपके घर में रोज लड़ाई होती हो? सेम वही कारण है, रिलेट आपको करना पड़ेगा। जब तक आप रिलेट नहीं करेंगे, चीज़ों को जोड़ेंगे नहीं, तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी भी। आगे बढ़ जाएं। अब किसी गुप्तकालीन शासक की राजसभा का एक दृश्य का नाटकीय उपादन कीजिए, जिसमें राजा, मंत्री, विद्वानों जैसी भूमिकाएं हो भी। आपको क्या करना है? एक नाटक बनाना है भी, जिसमें एक को राजा बना देना है, मंत्री बना देने हैं, और क्या क्या चीज़ बनानी है? अच्छा, राज्यसभा भी, और विद्वान जैसी भूमि भी। पात्र सम्राट कौन है आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय। मंत्री है उसमें कालिदास और आर्यभट्ट, दोनों विद्वान वहां पर रहते। साथ में ब्राह्मीर भी बना देना किसी बच्चे को। सम्राट, सम्राट क्या कहता है? हमारे साम्राज्य की उन्नति के लिए आप सबके विचार आवश्यक है। जैसे आपकी टीचर वाली कुर्सी, उस पर कोई बच्चा बैठ गया, वो कहता है
सम्राट बन के हमारे राज्य की उन्नति के लिए आपके क्या विचार आवश्यक, मतलब आप सलाह दीजिए भी। तो फिर मंत्री जो बना रखा वो कहेगा, महाराज राज्य में शांति और समृद्धि निरंतर बढ़ रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पूछ रहा है भी क्या चल रहा है राज्य में। फिर आर्यभट्ट कहता, महाराज मैंने ग्रहों की गति पर नए सिद्धांत बनाए हैं भी। वो अपने ज्ञान के बारे में बता रहा है आर्यभट्ट की उन्होंने क्या खोज की। फिर कौन बोलेगा, कालिदास बोलेगा, और मैंने एक काव्य की रचना पूरी की, मैंने एक काव्य को रच दिया है भी, एक ग्रंथ लिख दिया काव्य में भी। सम्राट, आप सभी हमारे साम्राज्य के गौरव हैं, विद्या और कला से ही राज्य महान बनती है। उनको कहता है विद्वानों को कि आप हमारे क्या हैं, हमारे सम्राट के, हमारे राज्य के लिए क्या हैं, आप गौरव हैं भी, ठीक है, हमारे लिए आप बहुत क्या महत्व रखते हैं भी। किसी प्रकार से आपको उनकी प्रशंसा करनी। राजा आप देखिए क्या क्या बोल सकता है, आप खुद नाटक बनाइए, इस प्रकार से बनिए और खुद बोलिए भी क्या बोल सकते हैं भी। चीज़ें क्लियर। अब आपका ठीक मिलान आ गया, बिल्कुल आसान सा पाठ, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं। एमसीक्यूज है तो आप एक बार पाठ को लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे, फाइनल रिवीजन बैच से कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली भी। कांचीपुरम 1000 मंदिरों का प्रसिद्ध में कौन सा आपका कांचीपुरम, यहाँ से आपसे एमसीक्यूज बनेंगे भी। 1000 मंदिरों के का शहर किसे कहा जाता है, कांचीपुरम में भी, किसको, कांचीपुरम को कहा जाता है भी। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, उज्जैनी था, और उज्जैनी वो स्थल थे जहाँ प्रमुख यामोत्तर निकाली थी, वरामिर यही रहता था उज्जैनी में भी। चीजें क्लियर। यह स्थान चट्टान काटकर बनाई गई गुफा के लिए प्रसिद्ध है, उदयगिरी भी। उदयगिरी में जो आपके मंदिर बनाए गए हैं वो चट्टान को काटकर बनाए गए हैं भी, ठीक है, सॉरी गुफा भी। जातक कथाओं दो दर्शाने वाले जीवंत गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध भी। तो इसमें क्या है, जातक कथाओं से संबंधित है, उसमें ये है, यहाँ पर चित्र है अजंता गुफाओं में भी। जातक कथाओं से संबंधित चित्र किसमें है, आपके अजंता की गुफाओं में है। पाटलिपुत्र क्या थी, आपकी गुप्त शासकों की राजधानी थी भी। पल्लव कौन थे, कहाँ शासन किया, क्या आपको याद है पल्लव कौन थे भी। दक्षिण भारत में इन्होंने शासन किया था, मैंने आपको डायग्राम बनवाया था, यदि आपको याद हो तो भी, अभी 5 मिनट पहले। ये है यहाँ पे पल्लवों ने शासक किया था अभी। तो जो आपके गुप्त थे वो आपके उत्तर भारत के शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने आपके भारत के एक बड़े, बहुत बड़े भाग पर साम्राज्य किया। और ये आपके क्या थे, दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। दोनों में क्या अंतर, वो उत्तर भारत के थे, ये दक्षिण भारत के शक्तिशाली राजवंश थे। उन्होंने मुख्य रूप से वर्तमान तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया, यहाँ पर भी। उनकी राजधानी कांचीपुरम थी, जो शिक्षा, कला और मंदिर का स्थापत्य का प्रमुख केंद्र था। ये बात इसको लिखने की, राजधानी बता देनी है। आप गुप्तों की राजधानी भी लिख सकते हैं। गुप्तों की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी भी, दक्षिण भारत के थे। और इन्होंने क्या किया था, कांचीपुरम यहाँ का प्रमुख शहर था, इनकी राजधानी थी। इसमें इन्होंने बहुत सारे विकास कार्य किए थे भी। दक्षिण भारत में थे, तमिलनाडु के आसपास इन्होंने शासन किया था। चीजें क्लियर। अपने शिक्षकों के साथ निकट के किसी ऐतिहासिक स्थल, संग्रहालय या किसी विरासत भवन की यात्रा का आयोजन कीजिए। यात्रा के बाद अपने अनुभव का वर्णन करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट लिखिए भी। आपको कोई भी अपने आसपास कहीं पर भी आप गए हो, लाल किला गए हो, ताजमहल देखने गए हो, कुतुब मीनार देखने गए हो, या फिर आपके राज्य में कहीं पे भी कोई पुरानी इमारत है आपको देखने गए हो, तो उसका विवरण आपको लिखना है भी, ठीक है। कोई भी इमारत भी, जरूरी नहीं आप इसको रट्टाफिकेशन करेंगे। अपने शब्दों में लाल किले में जाके आपने क्या क्या देखा, क्या क्या अनुभव किया, वो बातें अपने हिसाब से लिखनी है। तो चलो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा भी। ये कहता है कि हाल में ही हम कहाँ गए थे अपने शिक्षकों के साथ, कुतुब मीनार का भ्रमण किया था भी। किसका, कुतुब मीनार का भी। यह अत्यंत ज्ञानवर्धक और रोमांचक रही, हमें खूब सारा मजा आया भी। टूर पर गए थे आप भ्रमण के लिए। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची ईंटों से बनी इमारत है, और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। जहां पर गए होंगे कोई भी इमारत, चाहे ताजमहल गए हो आप, लिखें इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था भी। इसकी स्मारक की वास्तुकला अत्यंत आकर्षक है। इसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी और अरबी लेख अंकित है। परिसर में स्थित लौह स्तंभ विशेष रूप से अद्भुत लगा, जिसपे आज तक जंग नहीं लगा है भी। तो इसने कहा कि जो आपकी कुतुब मीनार है, इसके बीच में लौह स्तंभ है और उस पे आज तक क्या है, जंग नहीं लगा है। हमने वहाँ कई प्राचीन अवशेष, स्तंभ और स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने देखे। इस यात्रा के दौरान मैंने जाना कि भारतीय शिल्पकार मतलब जो भारत के कोई चीज़ बनाते थे ना, चाहे वो आपके मिस्त्री हो चाहे कोई भी हो भी, ठीक है, तो वो क्या थे, बहुत ज़्यादा कुशल थे। इतिहास की पुस्तकों में पढ़ी गई बातें प्रत्यक्ष रूप से मेरी समझ में और भी गहरी हो गई भी। और ये देखकर मुझे और भी अच्छा लगा कि मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि भारत में इतने ऐसे महान शिल्पकार रहते हैं, तो जो मैंने वास्तव में देखा उनके बनाई हुई चीज़ें, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया भी, ठीक है। और मेरी एक वो यादगार लम्हा बन गया भी। यह यात्रा मेरे लिए
अविस्मरणीय मतलब कभी न भूलने वाली रही। इससे इतिहास के प्रति मेरी रुचि और बढ़ गई। इतिहास के प्रति मेरी रुचि और बढ़ गई। आप किसी के बारे में कोई भी इमारत जो देखने गए हो, चाहे आपके आसपास चाहे आपके जिले में हो कहीं पे हो, उसके बारे में लिख सकते हैं आपने वहाँ क्या देखा। ये चीज़ें भी स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी। क्लियर भी लेसन बिल्कुल आसान था, कोई डाउट नहीं था, कोई ऐसा कुछ नहीं जो आपको ना आए भी, क्योंकि जो लेसन पढ़ के आए उनको तो और भी अच्छी तरह से क्लियर होगा। फिर भी आपको ये लेसन सभी को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और आज तो स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिए।